गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक। आज का जो लेक्चर है वो उन बच्चों के लिए है जो 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और 11th में जाएंगे। ऑलरेडी उनके स्कूल में एग्ज़ाम हो चुके हैं स्कॉलरशिप के, और जिनको स्कॉलरशिप मिली है उनको इंफॉर्मेशन भी जा चुकी है। और इसको कितनी इंफॉर्मेशन स्कॉलरशिप है ये सबको इंफॉर्मेशन जा चुकी है, मैसेजेस जा चुके हैं, कॉलिंग हो चुकी है, आपको कॉल भी आ चुके हैं, आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी है। तो अब बच्चों ये था कि समर कैंप स्टार्ट होना था 25 मार्च से, लेकिन ये कोरोना लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं हो पाई हैं। और अभी आगे जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ेंगे और ऑनलाइन लेक्चर्स देखेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ फिजिक्स से। मैथ्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्लासेस बहुत जल्दी होने वाली है। तो फिलहाल हमारे पास, हालांकि अभी आप 10th में हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर नहीं है नीट या जेई का, तो हम लोग ज़्यादा लोड उसका लेते भी नहीं हैं। वो किसी लेक्चर में स्पेशली हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे, बट फिलहाल अभी टाइम है कि हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो जैसे हम लोग ऑलरेडी आपको बताए हैं कि हम नीट और जेई का बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिकल टूल, जो फिजिक्स में बहुत यूज होता है, और वैसे भी बोलते हैं कि लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज मैथमेटिक्स। तो ये जो फिजिक्स में जो मैथ यूज होती है वो बेसिकली वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक फिजिक्स वाला बंदा ही पढ़ाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और कहाँ कहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से बच्चों को टूल दे देता है, जिससे बच्चा जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है, नीट या जेई के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है, तो उसको ये टूल का ज़रूरत पड़ता है, वो आसानी से इस टूल्स को यूज कर पाता है। तो बच्चों अभी ज़्यादा टाइम नहीं है ये बात करने का क्या क्या करना है। फिलहाल हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, और बीच बीच लेक्चर में या एक्स्ट्रा टाइम देके मैं आपको समझा दूँगा कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, कितना पढ़ना है। और जब से लॉकडाउन खुलेगा वैसे आपका क्लासेस यहाँ पे होने लग जाएगा, ऑफलाइन होने लग जाएगी, ठीक है। बट फिलहाल अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो कहते हैं ना कि बीट द स्ट्रेस एंड लीड टू कोरोना क्राइसिस। तो स्ट्रेस में नहीं रहना है, और हम लोग कोरोना लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई बंद नहीं कर सकते। तो कुछ ना करते हुए बेहतर होगा कि हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक आपकी क्लास आधी हो चुकी होती। तो अभी जो लॉस हुआ है तो हुआ है, बट जो आने वाला टाइम है उसको हमको ख़राब नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं वेक्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, और हिंदी भाषी हम हैं, मराठी थोड़ा सा कम रहता है, तो आई होप कि आप हिंदी समझते हैं। दूसरा ये है कि जो भी अभी आज पढ़ाया जाएगा उसका आप नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर कीजिए। लेक्चर अगर आप देख रहे हैं स्पीड या रफ्तार आपको लग रही, तो आप रफ्तार को कम करने के लिए स्क्रीन को रोक लीजिए, फिर लिख लीजिए, फिर स्क्रीन चलाइए। या क्वेश्चंस हम करा रहे हैं तो क्वेश्चन करते टाइम क्वेश्चन आपने देख लिया तो स्क्रीन को रोकिए, एंड देन उसके बाद आप सॉल्व कीजिए खुद से, और नहीं आता है तो फिर आगे जाके सोल्यूशन देखिए। ऐसे करने से हमारा क्या होगा कि हमारा कमांड बढ़ेगा, हमारा थॉट प्रोसेस बढ़ेगा। सो बच्चों ज़्यादा समझाने का टाइम नहीं है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिक में हम लोग आज पढ़ेंगे वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर के पहले हम लोग बात करेंगे क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी। क्या होता है क्वांटिटी? जैसे आपके घर में 10 लोग हैं, मम्मी पापा, भैया भाभी, दादा दादी, भाई बहन मिला के 8-10 लोग होंगे। तो
अभी कोई पूछता है आपके घर में कितने लोग हैं, तो ये कितने ही क्या है, क्वांटिटी है। तो आपसे जब पूछा जाता है कितने लोग हैं तो आप काउंट करते हैं, 2 2 4 और भैया भाभी 6, हम 2 भाई 8 हो गए, मेरी एक बहन हो गई 9 हो गए। तो फिर आप काउंट करके बोलते हैं हमारे घर में 9 लोग हैं। या फिर ऐसे जो ये मार्कर है, तो ये मार्कर कितना है, 2 मार्कर है। मैं कितना हूँ, मैं एक टीचर हूँ। आप कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। ये क्या है, ये मोबाइल है। ये क्या है, ये चार्जर है। ये क्या है, ये नंबर ऑफ लोग मार्केट में जा रहे हैं। या फिर क्या है, ये बाइक है। कितनी बाइक है, 2 बाइक है। ये कितना है, कार है। कितने कार हैं, 15 कार है, या जो भी हम लोग उसको देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बोले कि पानी में एक समंदर है, समंदर के अंदर पानी जितना है उन सारे उस पूरे पानी का हाइड्रोजन एलिमेंट कितना है, या उसमें कितनी ऑक्सीजन है, तो हम नहीं बता सकते हैं। तो क्या है, काउंट नहीं की जा सकती है। बट डेली लाइफ में जो चीज़ें हमारे पास यूज होती हैं, तो मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी जिसको मैं काउंट कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ, नाप सकता हूँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। तो डेफिनेशन क्या होगी, एनीथिंग, अच्छे से लिखते हैं, एनीथिंग which can be measured is quantity, quantity। ऐसा कुछ भी जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ, गिन सकता हूँ, नाप सकता हूँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी में लाइक हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे हम बात करें कि अगर कोई बोलता है, मान लो शुगर, आप मार्केट में आते, भैया 1 किलो शक्कर दे दो, तो किलोग्राम, ठीक है, उसकी हम बाद में बात करते हैं। आपने क्या बोला, 1 किलो शक्कर दे दो, तो एक क्या है, क्वांटिटी। कोई दूसरा बंदा है वहां पे बोलेगा भैया 15 किलो चावल दे दो, तो 15 क्या है, क्वांटिटी। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे भैया किलो शक्कर दे दो, तो पूछेगा ना भाई कितना किलो लेना है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, आपका क्वांटिटी, ठीक है। और यही मैग्नीट्यूड की बात करता है, यही मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड से मतलब नंबर से ही होता है। जैसे हम जैसे बात करें, यूनिट की बात करें एंड मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है। तो जब आप बोलते हो भैया 1 किलोग्राम शुगर दे दो, तो आप कुछ भी स्टफ लेने मार्केट गए हुए, शुगर हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, कुछ भी व्हाटएवर आप जो भी लेने गए हुए हैं वहां पे, तो आप उसको एक तो नंबर बताते हो कि कितना चाहिए, और दूसरा आप ये बोलते हो कि किसमें चाहिए। आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे कि भैया 15 किलोमीटर दूध दे दो, नहीं बोलोगे ना। मतलब भैया 1 लीटर दूध दे दो, आधा लीटर दूध दे दो। तो जिस क्वांटिटी का जो स्पेसिफिक यूनिट जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, उसी यूनिट को आप बोलोगे। ऐसा नहीं बोलोगे भैया आधा लीटर चावल दे दो, ऐसा नहीं बोलोगे ना आप। जो जिस क्वांटिटी का जो यूनिट स्पेसिफिक है वही हम बोलेंगे, तो सामने वाला समझेगा कि ये क्या मांग रहा है। जैसे मैं बेचने जाता हूँ चावल, कोई पूछता भैया कैसे दिए चावल, तो मैं क्या बोलूंगा, 20 रुपए लीटर, 20 रुपए किलो बोलूंगा ना। तो किलोग्राम जिस पर्टिकुलर क्वांटिटी का यूनिट है वहां पर किलोग्राम आपको बोलना पड़ेगा, और जो लीटर या मिलीलीटर जिस पर्टिकुलर क्वांटिटी का यूनिट है हमको वहां पे ये बोलना पड़ेगा। तो कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट, क्वांटिटी तो हमको एकदम क्लियर हो गया, क्वांटिटी क्या है, ऐसा कुछ भी जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ वो क्वांटिटी है। क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीजें लगती है, एक तो यूनिट और दूसरा मैग्नीट्यूड। तो यूनिट और मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो नंबर होते हैं वो मैग्नीट्यूड होता है, और यूनिट हो सकता है किलोग्राम, हो सकता है मीटर, हो सकता है मिलीलीटर, हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे हो सकते हैं, यूनिट हो सकते हैं। तो आपके पास अगर क्वांटिटी है तो क्वांटिटी के पास 2 चीजें होती है, एक होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कोई भी
लैंग्वेज में बोला जाए तो जो नंबर है वही मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड कोई भूत नहीं है, कोई नया वर्ड नहीं है जो आप अभी 10वीं के बाद सुन रहे हो। मैग्नीट्यूड क्या है? नंबर, जो हम नंबर बोलते हैं। इससे बात करता हूं मैं कि अभी ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो कैसे पता करेंगे? सर ये 1 मार्कर है तो मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। अब कितना हो गया? 2 हो गया, पहले से बढ़ गया। अब कितना है? 3 हो गया, तो पहले से भी बढ़ गया। तो पहले मैग्नीट्यूड 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो जो नंबर है वही मैग्नीट्यूड है। अब हम लोग यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, अगर ऐसा होता कि जो मास है उसको मीटर में मेजर किया जाता, पूरी दुनिया वही मानती, तो हमको भी यही बोलना पड़ता कि भैया 15 मीटर दूध दे दो या 15 मीटर चावल दे दो, ऐसा होता। तो जो यूनिट पहले से डिसाइड की गई हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो बनाया गया है, जिसको पूरी दुनिया मानती है, उसी को हम भी मानते हैं। इसलिए हम मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, या फिर वॉल्यूम को हम लोग लीटर में या मिलीलीटर में मेजर करते हैं। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। नहीं अगर समझ आ रहा है तो आप स्क्रीन को रोक के समझने की कोशिश कीजिए और उसको लिखिए। जितना आप लिखेंगे उतना आपका ब्रेन शार्प होता जाएगा, आपको चीजें याद रहेंगी। भाई आप होप आपको भी क्लियर है कि क्वांटिटी क्या होता है। ऐसा कुछ भी जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ उसको हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं। क्वांटिटी में 2 चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है? यूनिट होता है, जिससे हम उसको पता कर पाते हैं कि मास क्या है। जैसे हम बोले भैया 15 लीटर आलू दे दो, ऐसा नहीं बोल सकते ना। 15 किलो आलू दे दो, किलोग्राम में मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वांटिटी है, एंड देन मैग्नीट्यूड है, एंड देन यूनिट है। तो दुनिया में कोई भी क्वांटिटी है तो हमको उसमें मैग्नीट्यूड एंड यूनिट बोलना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। हालांकि क्वांटिटी वेक्टर एंड स्केलर भी होती है, तो वेक्टर के केस में अलग कहानी होती है, बट फिलहाल स्केलर क्वांटिटी अगर हम लोग बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी में हमको कम से कम उसको समझने या बोलने के लिए या मांगने के लिए या समझाने के लिए हमको 2 चीजों का जरूरत पड़ेगा। एक है मैग्नीट्यूड एंड दूसरा क्या होता है? आपके पास यूनिट होता है। कि तुम कर मांगना क्या चाह रहा है? शक्कर को लीटर में मांगेगा तो कोई कौन देगा? झापड़ मारेगा, पागल है क्या? मतलब इतना जो अनपढ़ आदमी है वो भी चीजें बार बार खरीदता है डेली लाइफ के लिए, अपने खाने पीने के लिए, तो वो भी समझता है कि शक्कर है, इसको लीटर में नहीं मेजर करेंगे। तो अब समझ में आ गया है आपको कि जो क्वांटिटी है उसमें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बनाने के लिए कम से कम 2 चीज तो चाहिए। अभी हम वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, वेक्टर में डायरेक्शन होती है, वो हम लोग अभी क्लियर करेंगे क्या है वो वेक्टर। बट क्वांटिटी आपको क्लियर हो गया कि 2 चीज होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है? यूनिट होता है। जो बोलना कंपलसरी है, तभी आप रिप्रेजेंट कर पाओगे या सामने वाले को समझा पाओगे कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लाइक हम बात करें मास और वॉल्यूम, ठीक है, एरिया, लेंथ ले लेते पहले। लेंथ हो गया, एरिया हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो ये अलग अलग तरह के क्वांटिटी होती है जिसको हम अलग अलग यूनिट में मेजर करते हैं, और मैग्नीट्यूड अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना चाहिए होता है उतना आप बोलते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, द क्वांटिटी which is used to define physical phenomena is physical quantity। ठीक है, ये चीज अपन समझते हैं। फिजिकल फिनोमेना क्या है? डेली लाइफ इवेंट, लाइक धूप हो रही है, एक्सीडेंट हो गया है, बारिश हो रही है, या फिर तूफान आया हुआ है, या सुनामी आया हुआ है, या मंदिर में घंटा बज रहा है,
या फिर कुछ लोग बातें कर रहे हैं, या कुछ लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, या फैन रोटेट हो रहा है, या व्हीकल का व्हील घूम रहा है, साइकिल का पहिया घूम रहा है, हम ब्रेक लगा रहे हैं, हम जंप कर रहे हैं, या फिर हम तालाब में जाके नहा रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये लाइटिंग है जिससे मैं दिख रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास कुछ एनर्जी होगी जिसकी वजह से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे खड़े होकर आपको पढ़ा पा रहा हूँ। आपके पास कुछ एनर्जी होगी जिससे आप लेक्चर्स को देख पा रहे हैं, फिर आप लिख भी रहे हैं। तो लिखना पॉसिबल क्यों है? फ्रिक्शन की वजह से है। आप पेन को क्यों पकड़ पा रहे हैं? फ्रिक्शन है। आप पेन को इसलिए पकड़े क्योंकि आपके पास एनर्जी है। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों को डिफाइन करने के लिए जो क्वांटिटी का यूज करते हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ? फिजिकल क्वांटिटी। डेली लाइफ इवेंट को डिफाइन करने के लिए जो हम लोग क्वांटिटी यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। लाइक अगर एक्सीडेंट हुआ है तो आग लग गई होगी तो वहां पे हीट होगा, तो हीट क्या है आपके पास? फिजिकल क्वांटिटी है। लाइक वहां पर लोगों ने ब्रेक लगाई होगी तो ब्रेक लगाया तो फ्रिक्शन कम था, तो फ्रिक्शन कम था तो फ्रिक्शन फोर्स कम था, तो फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। उनका एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्योंकि उनका स्पीड बहुत ज्यादा था, तो स्पीड क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मान लीजिए फैन रोटेट हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट कहां से बनी होगी? चार्ज के फ्लो होने की वजह से बनी होगी। तो चार्ज क्या है? चार्ज आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। फैन आराम से रोटेट हो रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कम है, बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेट हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है आपके पास? फिजिकल क्वांटिटी है। कोई भी चीज रोटेट क्यों होती है? रोटेटिंग फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं, तो टॉर्क क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ये दुनिया भर की चीजें जो फिजिक्स में यूज होनी है, फिजिक्स में यूज तो होनी है, बट ये डेली लाइफ इवेंट को डिफाइन कर पाती हैं, फिजिकल फिनोमेना को डिफाइन कर पाती हैं। जैसे सेब के पेड़ से सेब नीचे क्यों गिर गया, ऊपर क्यों नहीं उड़ गया? तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ये बहुत सारी चीजें को जो डिफाइन करते हैं हम लोग डेली लाइफ इवेंट को, उसमें जो क्वांटिटी का हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आपको क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये लिखेंगे, ठीक? चलिए नेक्स्ट। अब लिखिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिकली हम लोग इसको दो टाइप में डिफाइन करते हैं। पहला है स्केलर क्वांटिटी एंड दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो पहला आपके पास स्केलर क्वांटिटी है एंड दूसरा क्या है बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्वांटिटी हमको समझ गया, स्केलर की हम लोग बात करते हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए, बताने के लिए या समझाने के लिए हमको केवल मैग्नीट्यूड लगे, डायरेक्शन का जरूरत ना पड़े, तो ऐसी सभी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एक बार फिर से बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए या समझने के लिए या सामने वाले को समझाने के लिए हमको कोई भी तरह का डायरेक्शन नहीं बताना पड़े, तो ऐसा क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। यूनिट हर एक तरह की क्वांटिटी में कंपलसरी है, चाहे वो आपका स्केलर क्वांटिटी हो, चाहे आपका वेक्टर क्वांटिटी है। आपको यूनिट तो बोलना पड़ेगा ना, तब तो पता पड़ेगा ना कि कौन सी क्वांटिटी आप बोल रहे हैं। आप मास बोल रहे हैं कि लेंथ बोल रहे हैं। जैसे आपने बोल दिया कि 15 किलोमीटर हमको आलू दे दो, तो 15 किलोमीटर आलू दे दो, तो आलू क्या है? मास है। तो एक्चुअल में वो फिजिकल क्वांटिटी कौन है? मास है। और आप यूनिट उसमें किसका लगा रहे हैं? लेंथ का लगा रहे हैं। तो मास का जो यूनिट है, मास का जो यूनिट है आप मास में ही बोलोगे ना। तो चाहे वो आपका स्केलर क्वांटिटी हो चाहे वेक्टर क्वांटिटी हो, आपको यूनिट तो कंपलसरी बोलना पड़ेगा। तो वो बाय डिफॉल्ट हमको समझ में जाना पड़ेगा कि यूनिट का इधर पे चक्कर नहीं है, मतलब यूनिट के हिसाब से हम डिफरेंशिएट इनको नहीं कर सकते हैं। इनको हम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के हिसाब से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आपके पास ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो केवल
केवल और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन का जरूरत ना पड़े, तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आप गए मार्केट में चावल लेने, तो आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे भैया 15 किलोग्राम चावल दे दो टूवर्ड्स नॉर्थ, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। अब 15 किलोग्राम बोल दिए, चावल बोल दिए, तो समझ गए कि इसको चावल चाहिए 15 किलोग्राम टूवर्ड्स हमारे घर की तरफ, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो चावल एक मास है, चावल क्या है, मास है, ये क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 15 किलोग्राम यूनिट तो बोलना पड़ेगा, 15 मतलब मैग्नीट्यूड बोलना पड़ेगा, डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब जो मास है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसा कुछ भी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए हमको केवल मैग्नीट्यूड का जरूरत होता है, डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल समझ आया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी समझेंगे, फिर लिखेंगे, ठीक है। चलिए वेक्टर को मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ, एक बहुत ही क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ भी क्वांटिटी अगर है तो उसमें यूनिट कंपलसरी है, दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या है, मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड, ऐसा लिखिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना चाहिए। मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, बहुत बड़ी सी लाइन, तो मैं उसको मेजर नहीं कर सकता, तो उसमें मैग्नीट्यूड हम नहीं मानते, मैग्नीट्यूड नहीं है क्योंकि हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, और इसमें डायरेक्शन भी नहीं है। या मतलब ये जो लाइन है लेफ्ट से राइट जा रही है या राइट से लेफ्ट आ रही है, ये पता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसमें डायरेक्शन भी नहीं है, और जो मेजर नहीं किया जा सकता वो मैग्नीट्यूड भी नहीं है। दूसरी बात, मान लीजिए मैं इस लाइन को ऐसे कट कर लेता हूं ए और बी पॉइंट पे, फिर इसको मैं ऐसे लिखता हूं ए और बी, तो इसको मैं मेजर कर सकता हूं। मान लीजिए इसका डिस्टेंस कितना हो रहा है ए से बी तक, ए, तो इसका मेजरमेंट आसानी से किया जा सकता है। तो सर इसमें मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, ये नहीं बता पा रहा है कि ए से बी जा रहे हैं कि बी से ए जा रहे हैं, तो ये आपका क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। या फिर हम लोग, ये पहला हो गया और ये दूसरा, थर्ड में हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा एरो बना देते, रेखा बना देते, हिंदी में रेखा बोलते हैं, एरो बना देते। एरो बना दिया तो हमको, ये बहुत बड़ी सी एरो है जिसको मैं मेजर नहीं कर सकता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजर नहीं कर पा रहा है, नाप नहीं कर पा रहा है, तो इसमें मतलब मैग्नीट्यूड नहीं है, क्योंकि हम इसको मेजर ही नहीं कर सकते, तो हम मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते। अब ये हम बता सकते हैं कि ये जो एरो है वो लेफ्ट से राइट जा रही है, मतलब इसमें डायरेक्शन है। बोल हाँ के ना, फिर मतलब डायरेक्शन ऐसा देखा तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक, मतलब यहां से ऐसे जा रही। फिर हमने क्या किया बच्चे, इसको ए और बी पॉइंट पे सेगमेंट कट कर दिया, बी है ना बे, ये बी है, तो हम इसको बोलेंगे कि सर ये ए से बी है, तो इसका लेंथ भी हमने फिर से मान लिया ए है, तो ए से बी का लेंथ कितना है, ए है, बिल्कुल सही सर, तो मैग्नीट्यूड है। और अगर हम देखें तो ये कहां से कहां डायरेक्शन है इसका, ए से बी की तरफ, तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो सर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर हम एकदम मोटा मोटी डेफिनेशन चाहिए, हालांकि इस डेफिनेशन में कुछ और चीज ऐड करते हैं तो आपको वेक्टर पता पड़ता है। जैसे वेक्टर का डेफिनेशन होता है क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये एक्चुअल डेफिनेशन है। बट मैं आपको एकदम फील कराने के लिए ऐसा एग्जांपल लिया हूं। अगर कोई बोलता है कि वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, तो वो आपका क्वांटिटी, वो डेफिनेशन सही नहीं है। डेफिनेशन में ऐड होना जरूरी है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो एंड थर्ड वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता हो, तभी वो वेक्टर होगा, अदरवाइज वेक्टर वो होगा नहीं। बट मैं थोड़ा फील लाने के लिए आपको ये लाइन से समझाया हूं कि वेक्टर है क्या, कौन सा जानवर, कौन सा भूत चुड़ैल है, ये ऐसा है। तो ऐसा अब समझो, यहां पर लाइन जो था तो ये बहुत बड़ी सी लाइन थी, ये पता भी नहीं पड़ रहा है कि लेफ्ट से राइट जा रही थी या राइट से लेफ्ट जा रही थी, तो मैं समझा कि सर इसमें मैग्नीट्यूड भी नहीं, डायरेक्शन भी नहीं है। लेकिन
इसको मेजर तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि ए से बी है या बी से ए है। फिर थर्ड हमने क्या लिया, बहुत बड़ी सी एरो ले लिया। तो एरो लिया तो हमको पता तो पड़ गया सर कि ये जो एरो है ये लेफ्ट से राइट पक्का जा रही है, लेकिन हम इसको बता नहीं सकते कहां तक जा रही है, तो मैग्नीट्यूड नहीं है लेकिन डायरेक्शन है। फिर इसी एरो में मैंने कट कर लिया ए और बी, तो हमने मैग्नीट्यूड भी देख लिया और डायरेक्शन भी देख लिया। क्या यही वेक्टर है? यस सर, यही वेक्टर है। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। बट डेफिनेशन जब हम लिखेंगे तो उसमें एक चीज और ऐड करेंगे। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वेक्टर है क्या, कौन सा जानवर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फोर्थ है, यहाँ पे फोर्थ लिखना था, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिखिए और नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़े। चलिए अब थोड़ी डेफिनेशन दिखा देते हैं, आपको क्लियर हो जाए, थोड़ा टेक्निकली आप स्ट्रांग रहे। तो अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी की, the quantity which has magnitude only is scalar quantity. For example, mass, volume, distance, speed, work, heat, energy, electric current। इसको अंडरलाइन कर लें, एक्सेप्शनल, ठीक है। तो मास हो गया, मास को बताने के लिए आपको डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता, वॉल्यूम को बताने के लिए आपको डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता है, ठीक है। डिस्टेंस, जिसे हम एक घर से क्लास गए और क्लास से घर आए, तो डिस्टेंस आप रास्ते में ऐसे टर्न भी हुए होंगे, ये भी हुए होंगे, तो आपने डायरेक्शन चेंज करी हुई है, लेकिन वहाँ पर डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केवल आपको मीटर में या किलोमीटर में डिस्टेंस बताया गया है, ठीक है। अब स्पीड है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, हीट भी, जैसे मान लीजिए हीट देना है तो हीट, बोले आग लगाना है तो आग लगाएगा तो हीट आएगा ना, तो हीट देगा तो बोलेगा कि नॉर्थ की तरफ हीट दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। हीट मतलब हीट है आपके पास, ठीक है। एनर्जी हो गया। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में प्रॉब्लम ये है कि सर इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसमें डायरेक्शन है। कैसा डायरेक्शन है? मान लीजिए आपने क्या है आपके पास, लाइक हम बात कर रहे हैं कि वेपराइजर है या कोई भी टीवी है या चार्जर, सबसे अच्छा एग्जांपल जो सबके घर में है, मोबाइल आपके हाथ में ही है, तो मोबाइल फोन को जब हम चार्ज करते हैं तो उसमें चार्जर का एक पिन लगा दिया, सी टाइप का पतला पिन लगा दिया और उसको प्लग में उसका एडाप्टर लगा दिया चार्जर। तो क्या मोबाइल के से करंट प्लग में जा रही है, प्लग से मोबाइल में जा रही है? प्लग से मोबाइल में करंट जा रही है, तो डायरेक्शन है ना, बिल्कुल डायरेक्शन है सर। और ये सबको पता होता है कि भाई जब हम लगाएंगे यहाँ पे प्लग लगाएंगे तो इस पे क्या होगा, सॉकेट में हम लोग इसको लगाएंगे तो करंट यहाँ से जाएगा और हमारा मोबाइल चार्ज हो जाएगा, जितना भी आपको मैक्सिमम टाइम लगता होगा वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बट ये हमको क्लियर है कि भाई हमारे पास जो करंट जा रही है ये सॉकेट से मोबाइल की तरफ जा रही है, तो डायरेक्शन है। लेकिन आपके पास जो चार्जर का लीड है, चार्जर का जो वायर है या केबल है, वो केबल टेढ़ा मेढ़ा भी है। लेकिन अगर हम लोग देखें हमारे घर में, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा भी है लेकिन करंट उतनी ही जा रही होगी, चार्जर के केबल की हम लोग बात करें। उससे अच्छा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे घर में लाइट का फिटिंग किया गया है, बिल्कुल किया गया है, तो ऐसा सभी वायर सीधे नहीं है, कोई टर्न किया गया है, तो कोई फिर बाथरूम में गया है, फिर कोई किचन में गया है, फिर कोई वायर अपने बेडरूम में गया है, कुछ हॉल में गया है, या कुछ दूसरे बेडरूम में गया है, या कुछ टेरेस पे भी गया है, कुछ बाहर लाइटें लगी हुई हैं, तो वायर कहीं ना कहीं टर्न है। हमारे घरों में जो करंट आती है उसका वैल्यू होता है 6 एम्पियर, और घर के हर एक रूम में, हर एक जगह पे आपको करंट 6 एम्पियर ही मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ, लाइक हम आपको ऐसे समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वायर है, ये वायर है, इसमें अगर करंट आपका राइट से, मान लीजिए लेफ्ट फ्लो हो रही है, हमारे राइट से हमारे लेफ्ट की तरफ करंट फ्लो हो रही है, तो अगर हम इस वायर को ऐसा टर्न भी कर देते हैं तो भी करंट 6 एम्पियर ही फ्लो होगी। अगर हम वायर को ऐसा कर
कर देते हैं तो भी करंट 6 एम्पीयर ही फ्लो होने वाली है। मतलब वायर को मैं ऊपर कर देता हूं तो भी करंट 6 एम्पीयर ही फ्लो होने वाली है। अगर मैं 90 डिग्री से टर्न करता हूं तो भी करंट 6 एम्पीयर ही फ्लो होने वाली है। तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है या करंट जो चेंज होनी थी वो डायरेक्शन के साथ चेंज हुआ नहीं है। मतलब ये क्या करता है, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं आपको कि ऐसे मान लीजिए ये करंट है, तो करंट अगर ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ये यहाँ से 6 एम्पीयर का करंट अगर जा रहा है, तो अगर इस बी पॉइंट को मैं यहाँ रख देता हूँ तो यहाँ भी 6 एम्पीयर का करंट जाएगा। लेकिन अभी डायरेक्शन अगर ऐसा था तो बाद में डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया वेक्टर की। तो आई होप आपको स्केलर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है आपको थोड़ा थोड़ा समझ गया होगा। अब हम लोग आते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, देखिए वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पर लिखेंगे डेफिनेशन में a quantity which have magnitude and direction and also obey the law of vector addition is वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन मान लीजिए पोजीशन ही, ठीक है, पोजीशन। अब आइए समझते हैं क्या ऐसा कुछ भी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। उसमें एग्जांपल हमने फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन भी लिया हुआ है। हम लोग पोजीशन को डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई पूछता है, आप कहीं पर हैं अपने घर पे, आप बोलते हैं कि भाई स्टेशन कहाँ पे है, रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, तो आप उसको बोलोगे ना कि भाई आप सीधा जाओ, वहां पे मेन रोड पड़ेगा, मेन रोड से राइट टर्न हो जाना, फिर आप 2 किलोमीटर तो चलते जाना, फिर लेफ्ट टर्न होना या जो भी आप बताओगे, फिर आधा किलोमीटर तक चलते जाना, फिर सामने मंदिर पड़ेगा और मंदिर के बाजू से एक गली है, राइट टर्न होना, सीधी रोड जाना और सामने आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा। आप ऐसा बोलोगे तो आप क्या बोले कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो आप 2 3 4 क्या बोले, मैग्नीट्यूड बोले। आप लेफ्ट राइट भी बोले तो आप लेफ्ट राइट भी बोले तो क्या बोले, आपने डायरेक्शन भी बोले। तो पोजीशन आपने लोकेट करी ना कि स्टेशन, रेलवे स्टेशन कहां पर है, तो आपने मैग्नीट्यूड भी बताया और डायरेक्शन भी बताया। तो पोजीशन क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, कोई बोले भैया स्टेशन कहाँ पड़ेगा, मैं बोलूंगा 5 किलोमीटर। अरे तो 5 किलोमीटर इधर जाना, किधर जाना, कि ऊपर उड़ जाऊं, कहाँ पे? तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी ना, लोकेशन लोकेट करने के लिए, किसी चीज को लोकेट करने के लिए, उसका एड्रेस बताने के लिए आपको डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी ना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से अकोला रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर है, तो कोई हमको पूछेगा कि रेलवे स्टेशन कहाँ पे भैया, तो मैं बोलूंगा 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर किधर, मान लीजिए उसने नहीं पूछा, उसने सोचा कि मैं इधर चला जाऊँ, तो स्टेशन पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा। हमको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि सर 3 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा, यहाँ से सीधा जाइए, शिवाजी कॉलेज पड़ेगा, वहां पे पुल है, पुल के बाजू से एक रोड है, आप सीधा चल जाइए और वहां से जाने के बाद लेफ्ट टर्न होना, आपको स्टेशन मिल जाएगा। आप ऐसा बोलेंगे ना। तो ये कहानी है कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको समझने के लिए या समझाने के लिए आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बट कंडीशन ये है कि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता हो। लाइक हम फोर्स की बात करें, जैसे मैं इसको दबा रहा हूँ तो फोर्स मैं किधर लगा रहा हूँ, अंदर की तरफ लगा रहा हूँ। अगर मैं इसको खींच रहा हूँ तो फोर्स इधर लगा रहा हूँ। अगर मैं कोई ऊपर दबा रहा हूँ किसको, तो फोर्स ऊपर लग रहा है। तो फोर्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर ऐसे आप यहाँ से मान लीजिए एयर बहुत जोर से आ रही है, आंधी आ रही है, तो आप पे फोर्स इधर लगेगा, तो आप इधर उड़ेंगे ना, आंधी के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं उड़ेंगे। तो फोर्स का भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है और उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है कि बहुत ज्यादा फोर्स है या कम फोर्स है। तो मैग्नीट्यूड ज्यादा कम हो गया तो मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन भी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है,
आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। मैं कई बार रफ्तार में बोल देता हूँ तो थोड़ी आवाज का प्रॉब्लम है, जरा आराम से सुनना, बट मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आराम से ही बोलूं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। तो बच्चों आपको क्वांटिटी, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी एकदम 100% टाइम क्लियर हो गया है, मेरे को भरोसा है, क्योंकि मैं ऐसे समझा रहा हूँ एक गधे बच्चे को भी समझ में आएगा। बट ये है कि आप बिना डिस्ट्रैक्शन के लेक्चर देखेंगे, यानी कि 2 मिनट देखा, अरे यार बोर हो रहा है तो फिर कॉमेडी वीडियो देखने लग जाओ, तो ऐसा नहीं करोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आपको चीजें समझेंगे। तो कॉमेडी वीडियो को जरा साइड कर देना और लेक्चर्स को बराबर देखना। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन। स्पेलिंग आप चेक कर लेना, बिकॉज इंग्लिश इज ओनली लैंग्वेज नॉट टैलेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर को हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये ऐसा, ये ए है, ये बी है, यहाँ से लेंथ कितना है आपके पास, ए है, तो हम लिखेंगे इसको ए बी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर ए, उसके सर पे क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, वेक्टर ए, क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए पढ़ेंगे। ठीक है, वेक्टर ए पढ़ेंगे। तो अब इसके सर पे एरो, सर ऐसा भी लगता है क्या, नहीं, ऐसा कभी नहीं लगता। जब भी कोई क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, उसके सर पे एरो लगाना है, तो हमेशा लेफ्ट से राइट एरो लगेगा, राइट से लेफ्ट कभी भी नहीं लगेगा। तो ये क्या है, ये गलत है, और ये क्या है, सही है। अब अगर हम वेक्टर की डायरेक्शन में जाएंगे, तो ए से बी गए तो हमने क्या लिखा, ए बी लिखा और लिखा वेक्टर ए। लेकिन अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो सर हम क्या ऐसा लिखेंगे, बी से ए गए तो फिर मैं क्या वेक्टर ए लिखूंगा, नहीं, ऐसा आप नहीं लिख सकते। आप इसको लिखोगे ए बी वेक्टर ही लिखोगे, लेकिन आप अपोजिट डायरेक्शन में गए तो पहले अगर आप राइट डायरेक्शन में गए, ए से बी डायरेक्शन है वेक्टर का, और आप ए से बी ही गए, जो डायरेक्शन है वेक्टर का एक्चुअल कैसा है, ए से बी है, और आप भी कैसा गए, ए से बी गए, तो आप क्या लिखोगे, वेक्टर ए बी बराबर प्लस वेक्टर ए, तो यहाँ प्लस लिखोगे। बाय डिफॉल्ट हमको समझता है कि ये प्लस है, तो हमको बार-बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। बट अगर आप बी से ए जाओगे, आप अगर बी से ए जाओगे, और बी से ए क्या है, एक्चुअल वेक्टर के डायरेक्शन का, बी से ए क्या है, एक्चुअल वेक्टर के डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन है, तो आप यहाँ तो ए बी वेक्टर ही लिखोगे, लेकिन जब ए के साथ लिखोगे तो वहां पे लिखोगे क्या, माइनस वेक्टर ए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं लिखा जाएगा, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई भी मतलब नहीं है, ऐसा नोटेशन पूरी दुनिया में है ही नहीं, और ना ही किसको पता है, समझे। तो आई होप आपको क्लियर है कि वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए ये x है, ये y है, और वेक्टर c है ये, तो यहाँ से डिस्टेंस मान लीजिए कितना है, c वेक्टर है, ठीक है, c है, तो हम लोग इसको लिखेंगे x y वेक्टर बराबर वेक्टर c, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, c वेक्टर c तब भी है, और x y अगर हम लोग उल्टा आते हैं तो इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसको x y ही लिखेंगे, और इसको लिखेंगे माइनस वेक्टर c या माइनस वेक्टर c, ऐसा, समझे। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो एरो को उल्टा नहीं कर देंगे, एरो को सीधा ही रखना है, लेकिन माइनस रख देना है। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे, वेक्टर का जो एक्चुअल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जाएंगे, अगर हम तो क्या करेंगे, वेक्टर को प्लस में रखेंगे, और रे का डायरेक्शन हमेशा जो साथ पे एरो लग रहा है हमेशा लेफ्ट से राइट ही रहेगा, समझे। तो आई होप आपको एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर एक चीज और देखें बच्चों, ये वेक्टर अगर a है, ये b है, और इसका लेंथ कितना a है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये वेक्टर a है और ये a है और ये b है, तो हम लिखते हैं इसको a b वेक्टर बराबर वेक्टर a, या फिर b वेक्टर इक्वल टू वेक्टर a, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, इसको ये a है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो एरो है, या राम जी का जो एरो है जिससे ऐसे मारते हैं, तो क्या है, जहां पर अपन रस्सी फंसाते हैं और जिधर जाके ठप होती है तो वो वाला क्या है, हेड है, जहां पर रस्सी फंसाते हैं वो क्या, टेल है। तो सिमिलर लाइक हम बात करें एरो,
फिर वैसा ये जाके मारता है और इधर पे क्या होता है, इधर रस्सी फंसाते हैं और खींच देते हैं। तो ये क्या है आपके पास टेल है और ये क्या है आपके पास हेड है। आई होप आपको क्लियर है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। The angle between two vectors always taken between their head और tail। हम लोग अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल ले रहे होंगे तो उनके हेड या टेल के बीच का एंगल काउंट करेंगे। हेड टेल के बीच का एंगल काउंट हम लोग नहीं करेंगे। ये ट्रिकी है ये, ठीक है। हालांकि ऐसा किसी बुक में लिखा नहीं हुआ, बट हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको आसानी होती है। तो जैसे मान ले बेटा ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, तो ये वेक्टर ए है और एक ऐसा है वेक्टर बी है, ठीक है। तो इनके बीच का जो वेक्टर है, मान लीजिए एंगल है यहाँ पे क्या है, थीटा है। तो एंगल अगर थीटा है तो ये किसके, ये यहाँ पर हेड किसका है, ए का, और बी का क्या है, टेल है। जो थीटा एंगल है हेड और टेल के बीच में है, तो ये एंगल ए और बी के बीच का नहीं होगा, कुछ और होगा जो हेड या टेल के बीच में लिया जाएगा। अब इसके पहले थोड़ी सी एक मैं रिव्यू करा देता हूँ ताकि ये आपको समझ में आए। तो रिव्यू का है, आप एक छोटी सी सब हेडिंग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। मतलब वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कोई ये वेक्टर है तो हम इसको आगे ऐसे शिफ्ट कर देंगे तो भी वही वेक्टर रहेगा, पीछे अगर हम शिफ्ट कर देते तो भी वही वेक्टर रहेगा, नीचे अगर सेम प्लेन में वही लाते तो भी वही वेक्टर रहेगा, अगर हम इसको ऊपर खिसका देते हैं तो भी वही वेक्टर रहेगा, ठीक है। मतलब क्या है, वेक्टर में क्या क्या है बच्चे, हेड और टेल है। वेक्टर में क्या क्या है, हेड एंड टेल है। तो ये मान लो मार्कर ये वेक्टर है, ये ब्लू कैप जो है आपके पास क्या है, हेड है, और ये क्या है, टेल है। अगर वेक्टर की हम लोग बात करें तो वेक्टर में क्या है, दो चीजें हैं। कौन कौन सी है सर, एक है मैग्नीट्यूड एंड दूसरा डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो वेक्टर को चेंज करने के लिए दो चीजें चेंज करना चाहिए, या अकेली एक ही चेंज करो, या मैग्नीट्यूड चेंज करो, या डायरेक्शन चेंज करो, या दोनों को साथ में चेंज कर दो तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो अगर ये मार्कर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, ये हेड है और ये टेल है, तो अगर यहाँ पर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं बढ़ा रहा हूँ इसका मैग्नीट्यूड, और ना ही इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, अभी ये आपके राइट में है, आपके राइट में है, ठीक है। तो आपके राइट में है, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल पहले था, अभी हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन चेंज हो गया है तो वेक्टर चेंज हो गया है। लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ बट डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेक्टर भी चेंज हो गया है। तो अगर ये इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम चेंज नहीं करते हैं, ये मान लीजिए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम चेंज नहीं करते हैं और इसको हम यहाँ से इधर लेके जाते हैं, या ओला में हमने ऐसा रखा हुआ था और दिल्ली लेके गए तो ऐसा ही रखा हुआ है, तो ये वेक्टर चेंज होने वाला नहीं है। या फिर हम ये वेक्टर हम इसको नीचे लेके जाए तो नहीं चेंज होगा, अगर हम इसको ऊपर लेके जाए तो नहीं चेंज होगा, अगर हम इसको आगे लेके आए तो नहीं चेंज होगा, अगर हम इसको पीछे लेके आए सेम प्लेन में तो नहीं चेंज होगा। मतलब ये होगा कि वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं उसी प्लेन में, ऊपर नीचे आगे पीछे हम इसको कर सकते हैं सेम प्लेन में। अलग प्लेन में लेके जाएंगे तो आपके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, तो वेक्टर शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। तो वेक्टर सेम प्लेन में शिफ्ट किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि हम उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ना तो हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं ना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। वेक्टर को मैं आगे से पीछे लेके जा रहा हूं तो वेक्टर चेंज होने वाला नहीं है, समझे। तो चलिए, तो मान लीजिए अब ये हमको समझ में आ गया है। अब हम यहाँ पर आते हैं, ए और बी दो वेक्टर हैं जिनके बीच का हमको एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करेंगे बेटा, तो ये मान लीजिए ये जो एंगल है ये किसके बीच में है, हेड और टेल के बीच में है। तो अगर ये वेक्टर है तो इस वेक्टर को मैं आगे खिसका सकता हूँ क्या, बिल्कुल सर मैं खिसका सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ना तो मैं उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूँ ना ही मैं डायरेक्शन चेंज
चेंज कर रहा हूं तो सर मैं इसको खिसका सकता हूं ना, बिल्कुल खिसका सकता हूं। तो अगर मैं इसको खिसका दूं ऐसे तो ये वेक्टर पहुंच गया यहां पे। तो अब ये जो एंगल बना है ए और बी के बीच में वो टेल टेल के बीच में बना है। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ऑलवेज टेकन बिटवीन देयर हेड हेड और टेल टेल। तो टेल टेल के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल होगा ए और बी के बीच का एंगल। तो अगर हमारे पास बेटा ये एंगल जो है वो कितना है 180 है और हमको कौन सा चाहिए ये वाला। तो अगर इस 180 में से हम ये थीटा निकाल दें तो हमारे पास ये अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा एंड दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये स्पेशली अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, बट जब भी हम नीट या जेई लेवल के फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो ये जो कंसेप्ट है ये वहां पर यूज होता है। तो कम से कम हमको ये कंसेप्ट पता रहेगा तब ना हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर नहीं समझा है तो मैं फिर से समझाता हूँ इसको। मैं एक दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ, ये आप देख लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आइए क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए ये ऐसा है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल इसने थीटा दिया है। तो चूंकि हम थीटा को हमको दिख रहा है तो हम थीटा बोलेंगे कि एंगल ए और बी के बीच का नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये हेड टेल के बीच में बन रहा है, ना तो टेल टेल ना ही हेड हेड के बीच में बन रहा है। इसका मतलब थीटा जो है ए और बी के बीच का एंगल नहीं है। तो सर फिर कौन सा है? तो सर ये जो अगर हमको बताना है एंगल बताना जरूरी है और आंसर बोलना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इनके टेल टेल या इनके हेड हेड मिला देंगे। तो इन दोनों वेक्टर के टेल टेल मिलाने के लिए इस वेक्टर को मैं शिफ्ट कर देता हूं। तो जब मैं शिफ्ट करूंगा तो वेक्टर ए यहां पहुंच गया है, तो इन दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए अल्फा है। तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और अल्फा कितना होगा सर? थीटा प्लस अल्फा को लीनियर पेयर बोले तो 180 हो गया। तो अल्फा बराबर 180 माइनस थीटा एंड दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। आई होप आपको क्लियर। ठीक, चलो इसको हम लोग और अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब बोले सर आपने टेल टेल मिलाया तो हेड हेड भी तो मिला सकते हैं। बिल्कुल मिला सकते हैं सर। ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये कौन है? वेक्टर बी है और ये थीटा एंगल है। तो क्या करो, बी को नीचे खिसका दो। बी को नीचे खिसका दिए सर और ये कौन है? बी। तो दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये अल्फा है, तो ये क्या है? लीनियर पेयर। तो थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना? 180। तो अल्फा बराबर 180 माइनस थीटा। तो चाहे आप हेड हेड मिला दीजिए चाहे आप टेल टेल मिला दीजिए तो आपको एंगल मिल जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे? चलिए फिर ठीक है, बढ़ते आगे। कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर है ए और एक दूसरा वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल से 35 डिग्री का एंगल बनाता है। ये क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आपके पास दो वेक्टर है, एक हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, दूसरा वेक्टर बी है जो हॉरिजॉन्टल से 35 डिग्री एंगल बनाता है। तो आपको बताना है ए और बी के बीच का एंगल कितना है। तो क्या करो, दोनों वेक्टर के हेड को या दोनों वेक्टर के टेल को मिला दो। तो ये वेक्टर बी है तो मैं इसको ऐसे लेके जाता हूँ, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे लेके गया डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, अगर ऐसे करता तो डायरेक्शन चेंज होगा। ऐसे लेके गया, फिर ऐसे लेके गया, फिर ऐसे लेके गया, फिर यहाँ पे लाके बैठा दिया। तो ये वेक्टर क्या हो गया? ये वेक्टर बी हो गया जो, और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है ना, और ये भी हॉरिजॉन्टल था। तो बी हॉरिजॉन्टल से कितना बनाता था? 35। तो यहाँ भी कितना बनाएगा? 35। तो सॉल्यूशन इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू 35 डिग्री। सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए है और ये वर्टिकल से एंगल कितना बनाता है? 30 डिग्री, और एक वेक्टर बी है जो हॉरिजॉन्टल है। तो बोलेगा अब बताओ ए और बी के बीच का एंगल। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ए और बी के बीच का एंगल अब बताने के लिए फिर से क्या करो, इनके टेल टेल या हेड हेड मिला दो। टेल टेल मिलाना आसान है, इसको ऊपर खिसका के यहाँ पे चिपका दो। तो सर ये कौन है? ये वेक्टर ए है, ऊपर से कितना एंगल बना रहा है? 30।
तो ये बी को हमने लाके यहाँ पे चिपका दिया। तो सर ये हमको ये वाला एंगल चाहिए ना, दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ऊपर कितना दिया 30, तो पूरा कितना होता है बेटा 90। इसको मान ले कितना थीटा, तो थीटा प्लस 30, थीटा प्लस 30 बराबर कितना 90, तो थीटा इक्वल टू कितना 60। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। समझे? तो ए और बी के बीच का वेक्टर का एंगल हम लोग फाइंड करते हैं, तो ऐसे हम लोग मेथड यूज करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आइए थर्ड नंबर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है जो यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब फिर से बोल रहा है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल बिटवीन ए एंड बी फिर से पता करना है, तो क्या करो, ए और बी का हेड हेड या ए और बी का टेल टेल मिला देते हैं। आइए आप स्क्रीन रोक के खुद करिएगा, नहीं बनेगा तो आगे देखिएगा। तो ये क्या होगा, इसको जाके यहाँ से मिला दो, ये वेक्टर ए मिल गया यहाँ से, और जब यहाँ से मिल गया तो हम देखेंगे तो ये थीटा है एंड दैट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये पूरा कितना है सर 90 है, तो 90 इक्वल टू कितना 60 प्लस थीटा, तो 90 माइनस 60 इक्वल टू थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझे? नहीं समझे? समझे? ठीक है, नहीं समझेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको कमेंट में ही समझा दे दूंगा। ठीक है, जब आप लेक्चर देख रहे होंगे जहाँ पे आवाज नहीं आएगी या जहाँ पे आवाज गायब हो गया होगा, स्पीड या रफ्तार में मैंने बोला हुआ है, या कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि ये समझ नहीं आया, तो मैं वहीं के वहीं आपको समझा दिया करूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तुम खुद से करना। ठीक, या फिर एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, मैं खुद सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे। जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वेक्टर ए है जो यहाँ से कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री, और दूसरी एक लाइन है ऐसा जो वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा है, मान लीजिए 20 डिग्री, ये वेक्टर बी है। तो बोल रहे हैं कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो क्या करो, दोनों के टेल को मिला दो। तो सर मिला दिए, तो ये क्या है हॉरिजॉन्टल है, तो ए कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है 30, तो क्या करो ए को लेके जाओ और यहाँ पे लिख दो कितना 30, और ये कितना बना रहा है 20, ये टोटल कितना है बेटा 90, और इसको कितना माने थीटा, तो 20 प्लस थीटा और प्लस 30 और बराबर 90, तो थीटा प्लस 50 बराबर 90, तो थीटा इक्वल टू 90 माइनस 50, तो थीटा इक्वल टू 40 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया 40 डिग्री। समझे बात को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तुम करोगे। ठीक, 5th नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। ये मान लीजिए आपके पास ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर कौन है, वेक्टर बी है, जो यहाँ से 37 डिग्री एंगल बना रहा है। तो फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये आप सॉल्व करोगे खुद से और कमेंट में आंसर दोगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट में आंसर दोगे कि क्या आया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, और नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं खुद समझा दूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ी बहुत बातें भी करी हुई है। आज पहला लेक्चर था तो हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आए और कुछ बच्चों को कंफ्यूजन भी होगा कि अभी पता नहीं समझ आएगा कि नहीं आएगा, या बहुत सारी क्वेरीज होगी। तो जो भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होगा मैं वहीं के वहीं सॉर्ट आउट करूँगा। और अच्छे से पढ़ाई करिए, और जो भी यहाँ पर जितना भी लेक्चर हुआ 20-30 मिनट का हुआ होगा, तो वो जहाँ पर भी समझ नहीं आया है मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर यहाँ पे समझ नहीं आया है, और ये जो हमने क्वेश्चन आपको दिया था 5th नंबर का, वो क्वेश्चन का आंसर भी वहाँ पर कमेंट में आपको देना है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए बच्चों। ऐसे कोरोना लॉकडाउन की वजह से हम अपना नीट और जेईई का सपना हम लोग नहीं ये कर सकते हैं। अभी क्या
अभी ऐसा नहीं सोचना है कि अभी लॉकडाउन है तो चलो अभी 11 12 कर लेंगे फिर बाद में देखेंगे। तो 11 12 के बाद फिर रिपीट करने का कोई अंत नहीं होता है। ये 2 साल आपके बहुत प्रीशियस टाइम है, इस टाइम को हमको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ना पड़े पूरे साल तो ऑनलाइन पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे, पढ़ाई बंद नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसलिए अभी एकदम पॉजिटिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है और लेक्चर्स देखते रहना है और क्वेश्चंस को जो हमने दिए हुए 1-2 आप वो सॉल्व कीजिए। कंसेप्ट जैसे क्लियर होते हैं, कुछ 1-2 लेक्चर के बाद मैं आपको डीपीपी दे दूंगा, जिसको बोलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर बोलते हैं, या डेली प्रैक्टिस शीट भी हम लोग डीपीएस भी बोलते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसे 10-20 क्वेश्चन करके आपको भेजते चले जाएंगे, तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको चैप्टर में कमांड आएगी। क्यों? क्योंकि अगर हमने थ्योरी पढ़ी हुई है तो थ्योरी पढ़ा है तो उस थ्योरी के बेसिस में नीट या जेई लेवल के क्वेश्चन हमको बन रहे हैं क्या? अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, अगर नहीं बन रहे तो फिर कोई मतलब का नहीं, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो अभी हम लोग 1-2 लेक्चर हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको डीपीपी दे दूंगा, क्वेश्चन शीट दे दूंगा, तो क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हाँ सही पढ़ा है और हमको क्वेश्चन भी बन रहा है। ठीक है, थैंक यू।